आज का प्रश्न है काल विभाजन और नामकरण से संबंधित प्रश्न है। विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन एवं नामकरण की औचित्य पर प्रकाश डालिए। यह आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 22-26 सेशन में भी यह प्रश्न पूछ सकता है और साथ ही साथ जो सेमेस्टर सिस्टम है जिसमें कोर 1 का यह प्रश्न है, और यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में पढ़ते हैं तो मेजर सब्जेक्ट का ये प्रश्न है, हिंदी ऑनर्स का मेजर 1 का प्रश्न है, जो कि यह हाल में होने वाली एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न है, विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन एवं नामकरण की औचित्य पर प्रकाश डाले। अथवा ऐसा भी पूछ सकता है कि काल हिंदी साहित्य का इतिहास की काल विभाजन परंपरा का उल्लेख करते हुए यह बताइए कि उसमें सर्वाधिक उपयुक्त काल विभाजन कौन सा है और क्यों है। अथवा ऐसा भी पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काल विभाजन पद्धति पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट कीजिए कि उनके द्वारा किया गया काल विभाजन सर्वाधिक उपयुक्त क्यों है। उत्तर के समर्थन में ठोस तर्क दीजिए। अथवा ऐसा भी पूछ सकता है, मतलब ये प्रश्न का पूछने का तरीका अलग है, इसका आंसर एक ही है। काल विभाजन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उसकी प्रमुख आधारों पर विवेचना कीजिए और विभिन्न कालों के नामकरण की औचित्य पर प्रकाश डालिए या स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। हिंदी भाषा का विकास मोटे तौर पर 1000 ईस्वी के आसपास से हुआ। जैसे हिंदी भाषा का विकास 1000 ईस्वी के आसपास से हुआ, तब से लेकर आप तक, यानी 1000 से लेकर आप 2023 तक के कालखंड में जितने भी हिंदी साहित्य उपलब्ध होते हैं उसका सुविधापूर्वक अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें विभिन्न कालखंड में वर्गीकृत कर लिया जाए। जैसे कि 1000 से लेकर 2023 तक में हिंदी का विकास का काल रहा, तो इसमें आपको सुविधा की दृष्टि से अध्ययन करने के लिए तो अलग अलग कालखंड में विभाजित करते हैं। इसी को काल विभाजन कहते हैं। काल विभाजन का कोई आधार हो सकता है, जैसे काल विभाजन का कोई आधार हो सकता है, यानी भाषा काल विभाजन का कोई आधार हो सकता है विद्वानों के अनुसार। जिसे डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण के निम्नलिखित आधार प्रस्तुत किए हैं। पहला है ऐतिहासिक काल क्रम के अनुसार। जो इतिहास का काल क्रम के अनुसार है, आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल, आधुनिक काल आदि। ये नगेंद्र के अनुसार है। दूसरा में है शासन और उसके शासक काल के अनुसार। जैसे शासक और उसके शासनकाल, जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा काल आदि। ये इतिहास की दृष्टि से है काल, यानी राजाओं की दृष्टि से शासक। लोकनायक और उसके प्रभाव के अनुसार। लोकनायक चैतन्य महाप्रभु, जो बंगाल के हरे कृष्ण हरे रामा वाला चैतन्य काल बंगाल। गांधी युग गुजरात, जो महात्मा गांधी गुजरात आदि। चौथा में साहित्य नेता एवं उनके निधि के आधार पर। जो साहित्य के नेता और उसके प्रभाव के प्रतिनिधि के आधार पर रविंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्र युग, भारतेंदु युग हिंदी के है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि। पांचवा में है राष्ट्रीय, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक घटना के आंदोलन के आधार पर। जैसे भक्ति काल, पूर्ण जागरण काल, सुधार काल, युद्धोत्तर काल, प्रथम विश्व युद्ध के बाद का कालखंड, स्वतंत्रता काल आदि। जैसे युद्धोत्तर काल मतलब प्रथम विश्व युद्ध 1911 वाला, द्वितीय विश्व युद्ध जो 1945 में समाप्त हुआ। 1945 में समाप्त विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद तो भारत स्वतंत्रता हुआ 1947 में, 45 2 साल बाद। तो उसके बाद स्वतंत्रता युग काल आदि। छठा में है साहित्य प्रवृत्ति के आधार पर। जो साहित्य की प्रवृत्ति है उसके आधार पर।
रोमानी युग, रीतिकाल, छायावाद युग आदि पहले तो विद्वानों में हिंदी के उदय काल के संबंध में ही मतवैश्य है। कुछ विद्वानों राजा भोज के पूरक मान के शासन काल को हिंदी ग्रंथ रचना का उदय काल मानते हैं। उनके अनुसार राजा मान के शासन काल में 770 विक्रमी के लगभग पुष्प नाम के किसी कवि ने दोहे में अलंकार ग्रंथ की रचना की, किंतु दुर्भाग्य से उक्ति ग्रंथ उपलब्ध है। फिर इसे कैसे प्रमाणित माना जाए? हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन सदैव ही समस्या मूलक एवं विवादग्रस्त रहा है। अपभ्रंश के अंचल से हिंदी के उदय के अंतर्गत उसमें सृजन साहित्य का कर्म चलता रहा। एक सशस्त्र वर्ष के रचना काल को किस आधार पर विभाजित किया जाए, यह एक समस्या है। राजनाथ शर्मा ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य की विवेचनात्मक इतिहास, जो इतिहासकार है राजनाथ शर्मा ने साहित्य में इतिहास की कुछ समस्या के अंतर्गत यह प्रश्न उपलब्ध करते हुए लिखा है, किसी भी भाषा के इतिहास के अध्ययन करते समय कोई समस्या उठ खड़ी होती है। जैसे यदि किसी साहित्य का सर्वप्रथम और सर्वमानक ग्रंथ उपलब्ध न हो तो उसे साहित्य का आरंभ कब से माना जाए। ऐसा होता है कि कुछ साहित्यकार और उसके द्वारा रचित किसी ग्रंथ या ग्रंथों का उल्लेख किसी प्राचीन साहित्यिक ग्रंथ से मिल जाता है और कुछ लोग उसे उल्लिखित ग्रंथ या ग्रंथों से उसे साहित्य का आरंभ घोषित करते हैं। इसके विपरीत कुछ इतिहास लेखक अपने मान्यता अनुसार किसी उपलब्ध साहित्य ग्रंथ को ही उस साहित्य का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ मानकर उसे साहित्य का आरंभ उसी से मानने लगते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ इतिहास लेखक कवि पर सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ के आधार पर अनुमान द्वारा उस साहित्य का आरंभ उन ग्रंथों की रचना शताब्दी से मानने लगते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लिखते समय विभिन्न विद्वानों ने उक्त प्रक्रिया के आधार ग्रहण किया है। हमें इन प्रक्रिया में से उपलब्ध सामग्री के आधार पर आरंभ सामने वाली पद्धति को ही अपना आधार समझना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई उल्लेखित प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध न हो तो उसके बिना हमें उसकी आदि स्वरूप का निर्धारण और विवेचना कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हमें उपलब्ध सामग्री को ही आधार बनाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। इतिहास निराकार कल्पना के बल पर ही आगे नहीं बढ़ता। जो इतिहास है वह निराधार मतलब बिना आधार की कल्पना पर आगे नहीं बढ़ता है। कोई आधार होना चाहिए इतिहास का। उक्त प्रामाणिकता के अभाव में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 विक्रमी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 विक्रमी से 1050 और 1000 विक्रमी, मिश्र बंधु ने 700 विक्रम संवत से हिंदी साहित्य का उदय स्वीकार किया है। यानी सब अलग अलग, कोई 700 तो कोई 1000 तो कोई 1150, 1050। प्रारंभ ग्रंथ रचना का अभाव काल विभाजन की प्रमुख समस्या है। इसके अतिरिक्त युगीन प्रवृत्ति का निर्धारण भी सरल कार्य नहीं है। लोक जीवन एक साथ ही न जाने कितने प्रवृत्ति की आवत रहता है। इस प्रवृत्ति ने एक बार जन्म ले लिया फिर समाप्त नहीं होता है, चाहे वेग भले ही कम हो जाए। वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीति काल की प्रवृत्ति आज भी जीवित है। जिसे वीरगाथा काल, वीरगाथा में पृथ्वीराज रासो अलाउदल की कहानी होता था, यानी वीर के बारे में कहानी होता था। भक्ति काल में भगवान श्री कृष्ण और राम की भक्ति के बारे में, रीति काल में राजा रानी के प्रेम के बारे में आज भी जीवित है। प्रवृत्ति विशेष के उदय और विकास को भी किसी विशेष संवाद एवं संवत्सर की कठिन लक्ष्मण रेखा में आबद्ध नहीं किया जा सकता। यदि अपने विशुद्ध रूप में
प्रवृत्ति मूलक विभाजन संभव नहीं है तो काल कर्म मूलक विभाजन का क्या आधार हो सकता है? प्रवृत्ति के अभाव में एक युग तथा दूसरे युग की साहित्य सृजन के मध्य किसी प्रकार एक स्पष्ट विभाजक रेखा खींची जाए। इतना सारे प्रश्न की श्रृंखला ने सदैव इतिहासकारों की अभिभूत किया है। इतना कितना देश के इतिहास की भांति हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन भी आवश्यक समझा गया है। अतः इतिहासकारों ने अपने अपने दृष्टिकोण के आधार की प्रतिष्ठा करते हुए उक्त विभाजन किया है, जो भले ही सर्वमत न हो सका हो, किंतु यह तो सही विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने आधार अनुकूलित काल विभाजन किए हैं, जो कहीं प्रवृत्ति मूलक तथा कहीं कला कर्मानुगत है, तो कहीं दोनों के मिले जुले रूप है। उनकी संक्षिप्त आलोचना सर्वेक्षण इस प्रकार है, जैसे जज गिरिहसन के अनुसार, जज गिरिहसन द्वारा काल विभाजन, जो जज गिरिहसन है सबसे पहले काल विभाजन किए थे। डॉक्टर जॉर्ज गिरिहसन ने अपनी पुस्तक में हिंदी साहित्य के इतिहास काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया। उन्होंने समग्र हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित काल में विभाजित किया। जो जज गिरिहसन है वह समस्त जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको निम्नलिखित काल में विभाजित किया है। पहला है चारण काल, दूसरा है 15वीं शताब्दी की धार्मिक पूर्ण जागरण, तीसरा है जयसी की प्रेम कवित्त, चौथा है शंकर का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा है मुगल दरबार, छठा है तुलसीदास, सातवां है रीति काव्य, आठवां है तुलसी के अन्य पर्वतीय काव्य, नौवां है 18वीं शताब्दी, 10 में है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11 में है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। डॉक्टर जज गिरिहसन ने इस काल विभाजन में वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव है। चारण काल आदि में प्रवृत्ति मूलक विभाजन ध्वनिगत है, तो 18वीं शताब्दी आदि काल कर्मानुसार विभाजन के घोतक है तथा अन्य अध्यायों के शीर्षक जिसे मालूम होता है 14वीं शताब्दी का उल्लेख ही नहीं है, जिसे 18वीं शताब्दी का उल्लेख है, 14वीं शताब्दी का उल्लेख इसमें नहीं है। मुगल दरबार, कंपनी शासन हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान आदि शीर्षक देसी इतिहास में मालूम होता है। नामकरण में साहित्य की परिप्रेक्ष्य में लोक वृत्ति की संगति नहीं बैठती है। यह जज गिरिहसन का था। आप जानते हैं मिश्र बंधु का, जो मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं द्वारा, मिश्र बंधु 3 भाई थे, मिश्र बंधुओं द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, इस दिशा में दूसरा प्रयास मिश्र बंधु का है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को अग्रलिखित कालों में विभाजित किया। आरंभिक काल, आरंभिक काल में आपका 2 काल माने हैं। पूर्व आरंभिक काल जो 700 से 1343 तक, उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 तक, माध्यमिक काल, माध्यमिक काल में पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560, प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680, गौ में है अलकृत काल, पूर्व अलकृत काल 1681 से 1790, दूसरा में उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889, घ में परिवर्तन काल 1890 से 1925, अंगा में वर्तमान काल 1926 ईस्वी से अब तक। मिश्र बंधुओं ने यह काल विभाजन मुख्यतः कालगत पूर्वालंकृत काल तथा अलंकार उत्तरालंकृत काल में प्रवृत्ति का संकेत भी मिलता है। मुख्यतः मिश्र बंधुओं ने राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहास के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास का निरूपण किया है। इतिहास का अतीत काल हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ काल है। इस प्रकार इतिहास कल्प के आधार पर ही मध्य काल तथा वर्तमान काल का नामकरण किया गया। इतिहास के अतीत काल में हिंदी साहित्य का तो क्या, हिंदी भाषा का भी जन्म नहीं हुआ था। अतः इस विभाजन की इतिहास गल्प से संगति नहीं बैठती है। इस विभाजन की समय की अवधि भी दोषपूर्ण है। आरंभिक काल की अवधि 7
800 वर्ष की है, जबकि परिवर्तन काल केवल 35 वर्ष की है। इस काल विभाजन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है। जो विश्वबंधु का काल विभाजन है उसमें वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव है। तीसरा में आपका आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा काल विभाजन जो सर्वमान्य है, आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा काल विभाजन, और आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वो 1929 में किया गया था, और मिश्र बंधु विनोद का आपका काल विभाजन 1913 में और 1934 में। साथ ही साथ आपका जो ग्रियर्सन वाला है, ग्रियर्सन का काल विभाजन, जज ग्रियर्सन 1888 में, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, तो ये भी याद रखिए। फिर से बताते हैं रिपीट में, आपका जज ग्रियर्सन का काल विभाजन स्टार्ट हुआ था 1888 में, मिश्र बंधु का प्रथम भाग 1913 में, द्वितीय भाग 1934 में, साथ ही रामचंद्र शुक्ल का 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास आया था। 1929 यह प्रश्न आपको आ सकता है, इसीलिए यह आप याद कर सकते हैं। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1929 में, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने डॉक्टर ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधुओं का काल विभाजन का संशोधन किया। संशोधन मतलब होता है सुधार। उन्होंने अपना काल विभाजन को काल क्रम में स्थित किया और प्रवृत्ति के आधार पर उसका नामकरण किया। शुक्ल का काल विभाजन इस प्रकार है। आदिकाल या वीरगाथा काल 1050 विक्रम संवत से लेकर 1375 तक, 1050 विक्रम संवत से 1375 तक, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल 1375 से 1700 तक, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल 1700 से 1900, और आधुनिक काल 1900 से आपका है 1984 तक, लेकिन यहाँ बहुत जगह आप तक मानते हैं तो 1900 से 1984 तक है। शुक्ल जी का यह काल विभाजन वैज्ञानिक एवं प्रमाणिक है। इसका काव्य प्रकरण, शैली तथा ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार माना गया है। वीर रस परक रचनाओं की प्रधानता के कारण आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इसी प्रकार पूर्व मध्य काल में भक्ति काव्य की प्राधित्य के कारण भक्ति काल नाम दिया गया। उत्तर मध्य काल में श्रृंगार तथा लक्षण ग्रंथ की बहुमूल्य के कारण उसे रीति काल की संज्ञा दी गई। इसी प्रकार आधुनिक युग में गद्य रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने के कारण इसे गद्य काल कहा गया। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। विद्वानों ने शुक्ल के काल विभाजन को भी उसके अंतिम रूप नहीं माना है। उदाहरण के लिए वीर गाथा काल में न केवल वीर रस परक रचनाएं हुई है, अपूर्ति, नीति, धर्म तथा श्रृंगार की रचनाओं का भी अभाव नहीं है। इसी प्रकार भक्ति काल में श्रृंगार परक लक्षण ग्रंथ की रचना हो चुकी है। भूषण, मतीराम तथा केशव तुलसी की मृत्यु के पूर्व ही विद्वान थे और काव्य रचना कर रहे थे। रीति काल में भूषण वीर रस की रचना भी कर रहे थे और इस गद्य काल कहा जाता है, जिसमें गद्य रचनाएं क्या कम महत्वपूर्ण हुई है। ज्ञान मार्गीय कवियों में न केवल ज्ञान का प्राधान्य है, उनकी भक्ति भावना भी कम ममक्य नहीं है। इसी प्रकार प्रेम मार्गीय शाखा में प्रेमखान पूर्ववर्ती परंपरा का श्रृंखला में ही लिखे जाते हैं। अतः विद्वान शुक्ल जी की समन्वयात्मक काल विभाजन के संबंध में भी एकमत नहीं है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को ही स्वीकृति दी है। चौथा में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। डॉक्टर वर्मा ने हिंदी साहित्य में निम्न 5 कालों में विभक्त किया है। पहला सिद्ध काल।
750 से लेकर 1000 ईस्वी तक। चारण काल 1000 से 1375 तक। पूर्व मध्य का भक्ति काल 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्य काल या रीति काल 1700 से 1857 तक। आधुनिक काल 1857 से लेकर अब तक। यानी रामकुमार वर्मा ने आपका 5 कर्म में बांटे हैं: सिद्ध काल, चारण काल, पूर्व मध्य काल या भक्ति काल, उत्तर मध्य काल या रीति काल और आधुनिक काल। 5 कर्म में विभाजित किया है। रामकुमार वर्मा ने यह काल विभाजन का काल कर्म से है। उन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 750 से विक्रम संवत से माना है। शेष विभाजन शुक्ल जी के ही अनुसार है। परवर्ती इतिहास लेखकों ने यद्यपि अपने अपने दृष्टिकोण से काल विभाजन का ही प्रयास किया है, किंतु शुक्ल जी द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन अभी भी अधिक व्यवहारिक, वैज्ञानिक एवं स्पष्ट है। इसमें इतना ही संशोधन अभिप्रेत है कि वीरगाथा काल को आदि काल में मान लिया जाए। विवाद तो बना ही रहता है और साहित्य प्रकरण के लिए उसका बना रहना अपेक्षित भी है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य में के काल खंडों एवं युगों का नामकरण विभाजन की शैलियों अथवा आधारों पर विस्तार करने के पश्चात इस प्रकार निष्कर्ष निकाला है। पहला, काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्ति और ऐतिहासिक आदर्शों की समानता पर होनी चाहिए, जो आपका ये नगेंद्र इसका निष्कर्ष निकाला है। दूसरा में है युगों का नामकरण यथासंभव मूल साहित्य चेतना को आधार मानकर साहित्य प्रवृत्ति के अनुसार करना चाहिए, किंतु जहां ऐसा भी हो सकता है जहां राष्ट्रीय संस्कृति प्रवृत्ति को आधार बनाया जा सकता है। फिर कभी कभी विकल्प न होने पर विशेष कालवाचक नाम को भी स्वीकार किया जा सकता है। नामकरण में एक रूपता पर्याप्त है, किंतु उसे सदा सिद्ध करने के लिए भारतीयपूर्ण नामकरण उचित नहीं है। तीसरा, युगों की सीमांकन मूल्य प्रवृत्ति के आरंभ, अंत और अवसान के अनुसार होनी चाहिए। जहां साहित्य का मूल्य स्वर अथवा उसका मूल चेतना में परिवर्तित लक्षित है और नए स्वर्ण एवं चेतना का उदय हो, वहां युग की पूर्व सीमा और जहां वह समाप्त होने लगे वहां उत्तर सीमा माननी चाहिए। हिंदी साहित्य के युगों अथवा कालखंडों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो नाम दिए हैं। एक नाम काल कर्म के आधार पर, दूसरा साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर। जैसे समय सीमा काल कर्म का नाम, साहित्य प्रवृत्ति का नाम संवत 1050 से 1375 तक आदिकाल, और साहित्य प्रवृत्ति का नाम है आपका वीरगाथा काल संवत 1375 से 1700 पूर्व मध्यकाल। भक्ति काल है, साहित्य प्रवृत्ति का नाम भक्ति काल संवत 1700 से 1900 उत्तर मध्यकाल, उसका भक्ति काल रीतिकाल नाम है साहित्य प्रवृत्ति के नाम पर। संवत 1900 से अब तक काल कर्म के नाम के अनुसार आधुनिक काल और साहित्य के अनुसार गतकाल। ये रामचंद्र शुक्ल का था। आप जानते हैं हम लोग डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन, जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम से ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन 1965 में हुआ था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, आप जान ले, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक है गणपति चंद्र गुप्त, जिसका प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी में हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं गणपति चंद्र गुप्त के बारे में, हिंदी साहित्य इतिहास में क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शुक्ल जी की काल विभाजन का अनुपयुक्त मानते हुए उनके प्रवृत्ति मूलक वर्गीकरण का खंडन किया है और कहा है कि एक ही युग में अनेक प्रवृत्तियां एक साथ चलती है, अतः किसी एक प्रवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाना तर्कसंगत नहीं है। डॉक्टर गणपति चंद्र ने हिंदी साहित्य को 3 कालखंडों में विभक्त किया। पहला, हिंदी साहित्य का काल विभाजन 1184 से लेकर 1965 तक। प्रारंभिक काल 1184 से 1350, माध्यमिक काल 1350 से 1857। इसमें 3 भाग है। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500, मध्यकाल 1500 से 1600, उत्तर मध्यकाल
1866 से 1857, आधुनिक काल 1857 से 1965 तक। यह गणपति चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास से संबंधित ग्रंथ में लिखा गया है। प्रारंभिक काल 1184 से 1385, मध्यकाल 1350 से 1857, आधुनिक काल 1857 से 1965। मध्यकाल का वह पुनः 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500, दूसरा मध्यकाल 1500 से 1600, तीसरा उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857। आधुनिक काल का विकास हुए भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में स्वीकारा करते हैं और उसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, क्षयवाद युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग में विभक्त करते हैं। उनका यह भी तर्क है कि आरंभिक काल एवं मध्यकाल की काव्य सामग्री मुख्यतः 3 केंद्र में विभक्त रहा है। पहला है धर्मसिद्ध काव्य, दूसरा में है राजसिद्ध काव्य, तीसरा में है लोकसिद्ध काव्य। पहला डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के काल विभाजन का निम्न तालिका में दिखाया जा सकता है। पहला, विभिन्न कालखंडों में हुई अनेक काव्य परंपराओं के विकास को स्वीकार करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों के जो नाम दिए हैं उसकी प्रमुखता दी गई है। अनेक मनीषाओं में इसका नामकरण की आपत्ति उठाई गई है। उसका दिग्दर्शन इस प्रकार है। आदिकाल, इसे गृहस्थ ने चारण काल, मिश्र बंधुओं ने रासो काल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल, राहुल संस्कृतार ने सामंत युग, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विजयरोपण काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल काल कर्म के अनुसार सिंधी काल नाम दिया है। शुक्ल जी ने इन विभिन्न नामों से संतुष्ट एवं सहमत थे। यह विद्वानों में कोई ऐसा नाम नहीं सुझा सके जो सभी को मान्य अथवा आपत्तिविहीन हो। आपत्तिविहीन मतलब किसी में ऑब्जेक्शन ना हो, कोई किसी को रुकावट ना करे। दूसरा है पूर्व मध्यकाल। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्ति के आधार पर भक्ति काल नाम दिया है। इस नाम से लोग सहमत हैं। विद्वानों ने इसकी अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष निकाला है। भक्ति का संबंध सारोपासना और अवतारवाद से है। शुक्ल ने संवत 1375 से संवत 1400 तक इस कालखंड को भक्ति काल कहा है, जिसका विभाजन निगुण और सगुण जो धाराओं में किया गया है। सगुण की भक्ति संभव नहीं है क्योंकि निरुपासक ईश्वर का निराकार मानता है और उसका अवतार से सहमत नहीं है। कुछ लोग भक्ति काल को धर्म काल कहना उचित समझते हैं। यह नाम भी उचित प्रतीत नहीं होता है। पूर्व मध्य काल की कविता में धर्म की विवेचना नहीं है। यदि धर्म शब्द पर बल दिया जाए तो वीरगाथा काल अथवा आदि काल को ही धर्म काल करना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध शक्तियों का धर्म था और युद्ध अथवा वे अपने धर्म की निर्वाह कर रहे थे। डॉक्टर नगेंद्र ने इस मत से सहमति होने के अतिरिक्त और कोई अन्य उपाय नहीं है कि भक्ति काल और आधुनिक काल के विषय में मतभेद नहीं है। तीसरा है उत्तर मध्य काल। इसे शुक्ल जी ने रीति काल कहा है। इस नाम पर आपत्ति उठाते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि रीति काल के विषय में मतभेद परिसीमित है। यहाँ विवाद का विषय इतना है कि उस युग के साहित्य में रीति तत्व प्रमुख है। यह श्रृंगार तत्व पाश्चात्य दोनों का ही है, पर इन दोनों का भी महत्व इसका है। हमारे विचार है कि इस युग में रीति तत्व का समावेश केवल श्रृंगार में ही नहीं, भक्ति काव्य और वीर काव्य में भी हो सकता है, अथवा यह कहे कि जीवन की स्वरूप ही बहुत कुछ रीतिबद्ध हो गया है, जिसका नाम रीति काल ही अधिक समीचीन है, जिसका विकल्प श्रृंगार काल के अति व्याप्त है, क्योंकि श्रृंगार का प्रावधान तो प्राय सभी युगों में रहा है। वह काव्य का एक प्रकार का संभोग तत्व है, अतः उसके आधार पर नामकरण अधिक संगत नहीं है। इस युग का श्रृंगार रीतिबद्ध है तथा
रीति यहाँ के प्रमुख हैं। आधुनिक काल, इसको शुक्ल जी ने गत काल नाम दिया है, जिसके दोनों नामों पर आपत्ति की गई है। आधुनिक काल की कोई समय सीमा नहीं है, अतः आधुनिक काल अब कब तक चलेगा, गत काल के विषय में यह आपत्ति उठाई गई है। इस काल में काव्य निर्माण कम मात्रा में हुआ है। आधुनिक काल कब तक, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। अभी इसकी साहस कोई नहीं कर पाया है कि आधुनिक काल की समाप्ति कब की जाए और इसकी पश्चातवर्ती समय का क्या नाम दिया जाए। मतलब आधुनिक काल का समय सीमा क्या हो, ये कोई नहीं कहा है। कुछ मनीषी या संदेश तो करते रहे हैं कि अब तक के काल को आधुनिक काल और उसके बाद के काल को वर्तमान काल कहा जाए। वर्तमान काल और आधुनिक काल दोनों ही समार्थक है, पर दोनों में उसी प्रकार पृथक समझा जाए जिस प्रकार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में है। समर्थक होते हुए भी वर्तमान में भिन्न भिन्न अर्थ के वाचक होता है। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर का वाचक बन गया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य को केवल 3 कालों में ही विभाजित किया है। उन्होंने भक्ति काल, रीति काल को केवल मध्य काल कहा है, क्योंकि दोनों में साहित्यिक चेतना समान है। डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधुनिक काल का विभाजन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उपनाम से किया है। उन्होंने प्रथम अध्ययन में भारतेंदु युग एवं द्वितीय अध्ययन में त्रिवेदी युग कहा है। अध्ययन के विषय में वह मौन रहे हैं। तृतीय अध्ययन के विषय में शुक्ल जी का नाम शुक्ल युग नाम दिया गया तथा तत्पश्चात कालखंड को शुक्लोत्तर युग कहा गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन का नामकरण किया है वो इस प्रकार है। आदिकाल, आदिकाल आपका 7वीं के मध्य से 14वीं के मध्य तक। नगेंद्र जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे हैं, नगेंद्र और हरदयाल, जिसका प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी में है। आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। भक्तिकाल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल का विभाजन इस प्रकार किया है। पूर्ण जागरण काल, भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी तक। छायावाद काल 1918 से 1938 तक। छायोत्तर काल में प्रगति काल 1938 से 1953। नवलेखन काल 1953 से अब तक। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काल विभाजन पद्धति पर आधार तर्कसंगत और उपयुक्त है। विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया काल विभाजन एवं उसका नामकरण यहाँ साहित्य की अध्येताओं के लिए सुविधाजनक सिद्ध हुआ है। वही दूसरी ओर हिंदी साहित्य का विकास कर्म का परिचायक भी है। अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन अन्य सभी काल विभाजन से श्रेष्ठ है। हाँ, उसमें वीरगाथा काल का नाम आदिकाल और मध्यकाल का नाम आधुनिक काल पर देना चाहिए। तो ये थे हिंदी साहित्य का काल विभाजन, जो अलग अलग विद्वान है, साहित्यकार है, अपने अपने अनुसार अलग अलग नाम दिए। तो इसमें सर्वमत सर्वसम्मति आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन, यानी सब ने इनके काल विभाजन पर किसी का कोई आपत्ति नहीं जताई। तो इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन को सर्वमान्य माना जाता है। यह बीए सेमेस्टर 1 न्यू एजुकेशन पॉलिसी या आपका सीबीएस सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, दोनों में आ सकता है। तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसका सेशन है 22-26, या आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में 20-23 वाले हैं या 22-24 वाले हैं, ये 22-25 वाले हैं, तो सब में यह प्रश्न आ सकता है। और यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में बीए कर रहे हैं तो भी ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि हाल में ही होने वाली एग्जाम के लिए है। तो ये प्रश्न को आप देखें और साथ ही साथ इसी प्रकार के और प्रश्न का हल करने के लिए हमारे साथ बने रहें।